नमस्कार, मैं रवीश कुमार। विनेश फोगाट को कोई पदक नहीं मिलेगा और ना वे फाइनल में खेल पाएंगी। सेमीफाइनल की जीत के उत्साह में डूबे देश के लिए यह खबर किसी शोक से कम नहीं। विनेश का वजन 100 ग्राम ज्यादा पाया गया है और वे फाइनल के लिए अयोग्य घोषित कर दी गईं। उनका मेडल भी चला गया। खबर आ रही है कि शरीर में पानी की कमी के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया है। क्या विनेश को इतना सा और वक्त नहीं मिल सकता था कि वे अपना वजन 100 ग्राम कम कर लेती? इसकी प्रक्रिया क्या है और अधिकारियों ने इसकी लड़ाई कैसे लड़ी, इस पर टिप्पणी करना मेरे लिए संभव नहीं, क्योंकि इसकी जानकारी मेरे पास भी नहीं है। लेकिन राज्यसभा सांसद संजय सिंह का बयान आया है कि यह विनेश का नहीं, देश का अपमान है। विनेश फोगाट पूरी दुनिया में इतिहास रचने जा रही थीं। उनको 100 ग्राम ओवरवेट दिखाकर अयोग्य घोषित करना घोर अन्याय है। पूरा देश विनेश के साथ खड़ा है। भारत सरकार तुरंत हस्तक्षेप करे और बात ना मानी जाए तो ओलंपिक का बहिष्कार करे। अखिलेश यादव ने भी ट्वीट कर लिखा है कि विनेश फोगाट के फाइनल में ना खेल पाने की चर्चा के तकनीकी कारणों की गहरी जांच पड़ताल हो और सुनिश्चित किया जाए कि सच्चाई क्या है और इसके पीछे की असली वजह क्या है। किसान नेता राकेश टिकैत ने भी ट्वीट किया है और कहा है कि खेल के अखाड़े में नहीं, विनेश को साजिश के अखाड़े में हराया गया है। मुमकिन है इस वक्त लोग भावुक हैं और यह सब कह रहे हैं, लेकिन ओलंपिक के नियम कायदों से ऊपर कुछ भी नहीं होता, कोई भी नहीं होता। इसलिए इसे भारी मन से स्वीकार करना पड़ेगा, बशर्ते कोई और जानकारी या बयान हमारे सामने आ जाए। कई बार ऐतराज जताने पर पदक हाथ में आ जाता है, मगर यह सब एक समान लागू नहीं होता। हर किसी की स्थिति अलग अलग हो सकती है। अब जैसे 5000 मीटर की दौड़ में केन्या की धावक फेथ किपयेगोन और इथियोपिया की धावक आपस में हल्का सा टकरा गई। इसके लिए केन्या की खिलाड़ी को अवरोध पैदा करने का दोषी माना गया और उनका सिल्वर मेडल वापस ले लिया गया, मगर उनके द्वारा अपील की गई और मेडल वापस भी मिल गया। लेकिन क्या यही बात विनेश के मामले में लागू होगी? शायद नहीं। विनेश को अलग खेल और अलग हालात में अयोग्य ठहराया गया है। यूडब्ल्यूडब्ल्यू के नियमों और विनियमों के अनुसार सभी प्रतियोगिताओं के लिए संबंधित श्रेणी के लिए प्रत्येक सुबह वजन माप का आयोजन किया जाता है। अनुच्छेद 11 के अनुसार यदि कोई एथलीट वजन माप प्रथम अथवा द्वितीय में भाग नहीं लेता है अथवा असफल हो जाता है तो उसे प्रतियोगिता से बाहर कर दिया जाता है और बिना किसी रैंक के अंतिम स्थान पर रखा जाता है। 7 अगस्त 2024 को 50 किलोग्राम महिला कुश्ती के लिए वजन का निर्धारण 7:15 और 7:30 पेरिस समय के अनुसार रेपोचेज और फाइनल में भाग लेने वाले पहलवानों के लिए किया गया था। विनेश का वजन 50 किलो 100 ग्राम पाया गया, इसलिए वे स्पर्धा के लिए अयोग्य घोषित की गई। इस मामले को लेकर भारतीय ओलंपिक संघ ने अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती संघ से कड़ा विरोध भी दर्ज किया है। नेशनल भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्षा पीटी उषा भी अभी पेरिस में है। प्रधानमंत्री जी ने स्वयं उसके साथ बातचीत करके उचित कार्यवाही करने के लिए, उचित एक्शन लेने के लिए भी उसको कहा गया है। अच्छी बात है कि खेल मंत्री मनसुख मंडाविया जब बयान दे रहे थे तब सांसद ताली बजाकर विनेश का हौसला बढ़ा रहे थे, लेकिन उन्होंने पैसे की बात क्यों की? क्या ऐसे वक्त में दुनिया में कोई भी मंत्री बताता है, वह भी देश की संसद में, कि विनेश पर या किसी अमुक खिलाड़ी पर सरकार ने कितना कितना पैसा खर्च किया? क्या आपने सुना है कि अमेरिका में खेल मंत्री या चीन के खेल मंत्री हर विजेता की जीत या हार पर कितना डॉलर, कितना युआन, कितना यूरो खर्च हुआ गिनाते रहते हैं? क्या आप त्रासदी के वक्त किसी के घर जाकर यह सब बताते हैं कि आपको अस्पताल में कितना पैसा दिया, कब कब कितना पैसा दिया? इस वक्त जब देश शोक में डूबा हो, अफसोस में डूबा हो, खुद खिलाड़ी की मानसिक स्थिति अच्छी ना हो, उस वक्त आप इस बयान को कैसे सुन सकते हैं कि सरकार ने कब कब कितनी वित्तीय सहायता की? क्या हम यही हैं, यही हो गए? हम चाहते हैं कि आप दर्शक इसे पूरा सुनिए। पता चलेगा कि मोदी सरकार ने विनेश फोगाट को कब कब और कितनी वित्तीय सहायता दी है। कब 30 लाख दिया, कब 70 लाख दिया। कोई भी देश ऐसा नहीं करेगा।
लेकिन आज खेल मंत्री ने सदन में बताया कि विनेश फोगाट पर पेरिस के लिए 70,45,775 रुपए की वित्तीय सहायता दी। फिर से लिख लीजिए, यूपीएससी में आ सकता है। 70,45,775 रुपए की वित्तीय सहायता दी गई। 70,45,775 रुपए की वित्तीय सहायता दी गई। इनको पेरिस ओलंपिक चक्र के लिए कुल 70,45,775 की वित्तीय सहायता दी गई है, जिसका विवरण इस प्रकार है। स्पेन के ग्रेट पिक्स में भाग लेने के लिए वित्तीय सहायता, साथ ही 3 जुलाई से 13 जुलाई 2024 10 दिन तक मैड्रिड, स्पेन के अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविर के लिए अतिरिक्त वित्तीय सहायता। इसके अलावा फ्रांस के बुलोन-sur-mer में पूर्व ओलंपिक प्रशिक्षण शिविर के लिए अतिरिक्त सहायता की है। 2024 अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती संघ सेकंड रैंकिंग सीरीज में 6 जून से 9 जून 2024 4 दिन तक बुडापेस्ट हंगरी में भाग लेने के लिए और 10 जून से 21 जून 2024 तक टाटा ओलंपिक सेंटर हंगरी में अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविर के लिए अतिरिक्त सहायक स्टाफ के लिए वित्तीय सहायता की है। स्ट्रेंथ और एयर कंडीशनिंग कोच मिस्टर वाइने पैट्रिक लॉम्बार्ड के लिए टाटा ओलंपिक सेंटर हंगरी में 10 जून से 21 जून 2024 11 दिन तक अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविर में भाग लेने के लिए भी वित्तीय सहायता की है। 13 जुलाई 2023 से 16 जुलाई 2023 4 दिन तक बुडापेस्ट हंगरी में 4th रैंकिंग सीरीज में भाग लेना और 10 से 16 जुलाई 2023 16 दिन तक बुडापेस्ट हंगरी में प्रशिक्षण शिविर हेतु इसको वित्तीय सहायता की है। वेलनेकेन बुल्गारिया में 10/11/2022 से 3/12/2022 तक प्रशिक्षण के लिए वित्तीय सहायता दी है। उनके रिहाई प्रक्रिया के लिए आवश्यक उपकरण खरीदने के लिए भी वित्तीय सहायता की गई है। 2020 टोक्यो ओलंपिक चक्र में 1,13,98,224 रुपये का आर्थिक सहयोग उसको किया गया था। 224 पेरिस ओलंपिक चक्र में भी टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम में 53,35,746 और वार्षिक ट्रेनिंग एवं स्पर्धा कैलेंडर में 17,10,000 कुल मिला के 17,45,775 रुपया हमारे खिलाड़ी को आर्थिक सहायता करके उसको सक्षम करा गया। आज के दिन जब विनेश का पदक छिन गया, वह अस्पताल में है, उसकी मानसिक स्थिति अच्छी नहीं है, उसकी जीत से उत्साहित लोग अब सदमे में हैं, खुद प्रधानमंत्री मोदी निराश हैं। क्या यह सब बताना चाहिए कि विनेश फोगाट पर कब कब कितना पैसा खर्चा किया गया? पेरिस का ही नहीं, मंत्री जी पहले के आयोजनों के दौरान जो भी खर्च हुआ है उसका भी हिसाब देने लग गए। मंत्री जी जब पैसे गिना रहे थे तब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वह वीडियो मुझे याद आ गया। न्यूज लॉन्ड्री ने तब इसका संकलन किया था, जब विनेश फोगाट और साक्षी मलिक धरने पर बैठी थीं और गोदी मीडिया के एंकर ये सब गिना रहे थे कि सरकार ने टैक्स पेयर का कितना कितना पैसा इन खिलाड़ियों पर खर्चा किया है। इसका मजाक उड़ रहा था। ऐसा लगा कि मंत्री जी आज उन एंकरों का काम कर रहे हैं। कम से कम आज के दिन उन्हें पैसे का हिसाब नहीं गिनाना चाहिए था। आज सुबह इतनी बड़ी त्रासदी हुई और मंत्री जी वित्तीय सहायता की सूची लेकर संसद में आ गए। पैसा देना तो काम ही है सरकार का। क्या सरकार उस वक्त गिनाएगी जब खिलाड़ी अस्पताल में हो? फिर तो आज ही यह बताया जाना चाहिए कि विनेश फोगाट ने 12 अप्रैल 2024 को ट्वीट कर बताया था कि उसे मानसिक रूप से कितना परेशान किया जा रहा है। विनेश ने लिखा था कि 19 अप्रैल को एशियन ओलंपिक क्वालिफाइड टूर्नामेंट शुरू होने जा रहा है। मेरे द्वारा लगातार 1 महीने से भारत सरकार, एसएआई, टीओपीएस सभी से मेरे कोच और फिजियो की एक्रेडिशन मान्यता के लिए रिक्वेस्ट की जा रही है। एक्रेडिशन के बिना मेरे कोच और फिजियो का मेरे साथ कंपटीशन एरिना में जाना संभव नहीं, लेकिन बार बार रिक्वेस्ट करने पर भी कहीं से भी कोई ठोस जवाब नहीं मिल रहा है। कोई भी मदद करने को तैयार नहीं है। क्या हमेशा ऐसे ही खिलाड़ियों के भविष्य के साथ खेला जाता रहेगा? विनेश के अयोग्य ठहराने की खबर आ जाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट भी आया, लेकिन जीत के तुरंत बाद नहीं आया।
कई घंटे गुजर गए जीत के बाद, ट्विटर पर उनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, जबकि उनके खेल मंत्री ने जीत के तुरंत बाद ही ट्वीट कर बधाई दे दी थी। तब फिर प्रधानमंत्री मोदी का जीत के बाद ट्वीट क्यों नहीं आया? आप यह सवाल जरूर पूछ सकते हैं। हम इस वीडियो में इस पर आगे से विस्तार से बात करने वाले हैं, आप जरूर इसे आखिर तक देखिए। मगर पहले बात नियमों और वजन घटाने की चुनौती की। हर किसी के मन में यह 100 ग्राम चुभता रहेगा कि इतने से वजन के लिए किसी का पदक छिन गया और क्या क्या किया जा सकता था ताकि इसकी नौबत नहीं आती। कोई कह रहा है वक्त मिल जाता तो बालों को काट लेती, 100 ग्राम कम हो जाता। इन सवालों के जवाब आपको ओलंपिक के नियमों में ही मिलेंगे, बहस से नहीं, क्योंकि नियम सबके लिए एक हैं, उनके आगे किसी का बस नहीं। यह सही है कि 100 ग्राम वजन के कारण विनेश का पदक छिन जाना किसी को पचेगा नहीं। पहले मुकाबले वाले दिन विनेश ने 3 मैच खेले, उनका वजन तो ठीक था, लेकिन रात में 2 किलो ज्यादा हो गया। फाइनल वाले दिन दोबारा वजन होना था। पेरिस में मौजूद इंडियन एक्सप्रेस के मिहिर वासवदा ने लिखा है कि विनेश पूरी रात जॉगिंग, स्किपिंग और साइकिलिंग करती रहीं ताकि वजन सीमा के भीतर आ जाए, मगर 100 ग्राम ज्यादा रह गया। भारतीय दल आखिर तक विनती करता रहा कि उन्हें थोड़ा सा वक्त और मिल जाए, जिससे आखिरी कुछ ग्राम भी सीमा में आ जाए, लेकिन समय शायद नहीं मिला। इस साल नियम भी बदला गया है। पहले एक दिन में सारे मुकाबले हो जाते थे, इस बार 2 दिन में पूरा होना था। तो नए नियम के अनुसार दोनों दिन वजन अलग अलग से दिखाना था। पूरी रात अभ्यास के बाद, जॉगिंग, साइकिलिंग, स्किपिंग करने के बाद भी विनेश फोगाट अपने वजन को सीमा के भीतर नहीं ला सकी और उनका पदक खतरे में पड़ गया। आज सुबह वे अस्पताल में भर्ती की गई हैं, क्योंकि वे सारी रात वजन को काबू में करने की कोशिश करती रहीं, जागती रहीं। इस कारण शरीर में पानी की भयंकर कमी हो गई है। विनेश के लिए ही नहीं, उनकी जीत में शामिल पूरे देश के लिए यह खबर किसी सदमे से कम नहीं। विनेश की जीत इतनी बड़ी है कि जीतने के बाद पदक छिन जाने की यह खबर उसका उत्साह ठंडा जरूर कर सकती है, मगर महत्व कम नहीं कर सकती। एक दिन में 3-3 कुश्तियां जीतने वाली विनेश को टेक्निकल आधार पर पदक तो नहीं मिलेगा, मगर खेल में उनका प्रदर्शन शानदार और अव्वल रहा है। विनेश की जीत के जश्न में मेडल का धातु कौन देख रहा था? वो जीत रही थी, बस इसी एक बात से सब उस जीत में शामिल होते जा रहे थे। कुश्ती से ज्यादा विनेश के संघर्षों का जश्न मनाने लगे जब विनेश को जंतर मंतर पर हरा दिया गया, वहां से उठा दिया गया और उसकी एक साथी साक्षी मलिक ने कुश्ती से ही संन्यास ले लिया। जिन लोगों ने विनेश फोगाट का वो मुकाबला देखा है, उन लोगों ने उसके साथ साथ एक शानदार सपना देखा, जो बेशक अब टूट चुका है। कुछ ग्राम की वजह से विनेश फाइनल में नहीं होंगी, तो फाइनल में उनका इंतजार करने वाली खिलाड़ी की जीत का भी रंग फीका हो जाएगा। अब उनकी जगह उनसे सेमीफाइनल में हारी क्यूबा की पहलवान फाइनल खेलेंगी। विनेश ने जिन खिलाड़ियों को पहले 2 मैचों में हराया, वो दोनों पहलवान अब रिपेचेज के तहत कांस्य पदक के लिए खेलेंगी। रिपेचेज का मतलब एक बार मैच हार चुके खिलाड़ी को और मौका मिलता है। एक दिन में वजन कैसे बढ़ जाता है, कई लोग सोचेंगे, पूछेंगे, वह भी 100 ग्राम वजन के कारण जीत के बाद कोई अयोग्य कैसे हो सकता है। यह एक दुखद घटना जरूर है, लेकिन जानना चाहिए ऐसा क्यों हुआ होगा। उससे भी पहले याद रखना चाहिए ओलंपिक की भावना क्या है। सीटीएस, अल्टीएस, फोर्टीएस, पहले से बेहतर, खुद से बेहतर और बेहतरी की तरफ अग्रसर। इस लिहाज से विनेश किसी चैंपियन से कम नहीं। इस खेल का सबसे बड़ा अपसेट रचकर विनेश घर लौटेंगी, यह अपने आप में शानदार है। खेल के अपने नियम होते हैं और शरीर के भी अपने। शरीर में कितना पानी ठहर गया और कितना निकल गया, इससे वजन घट बढ़ जाता है। वजन बरकरार रखना और शरीर में शक्ति बनाए रखना, सही पौष्टिक तत्व बनाए रखना पतली रस्सी पर चलने के जैसा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्पर्धा करने वाले एक पहलवान के लिए खाना और पीना वैसा नहीं जैसा हमारे और आपके लिए है। इसका सीधा संबंध पोषक तत्वों और वजन से होता है। दोनों के बीच बहुत बारीक संतुलन बनाकर पहलवान अपने भोजन को मैनेज करते हैं।
पूरी टीम इसके लिए बनाई जाती है। पोषक तत्वों के विशेषज्ञ होते हैं। अपने वजन वर्ग में बने रहने के लिए विनेश को पौष्टिक तत्वों और पानी की मात्रा का संतुलन बनाना और साथ ही अपने मसल मांसपेशियों के वजन को बनाए रखना कितना कठिन रहा होगा। जब 50-100 ग्राम घटाना इतना मुश्किल है, वहां विनेश ने तैयारी में 53 से 50 किलो कर लिया। खेल पत्रकार शारदा उग्रा ने लिखा है, जब विनेश रिंग में उतरी तो एक छाया जैसी नजर आ रही थी। आज सुबह के इंडियन एक्सप्रेस में मिहिर वासवदा ने लिखा है कि विनेश का सामान्य वजन 55 से 56 किलोग्राम रहता है, इसलिए वो अब तक 53 किलोग्राम वर्ग में खेला करती थी। टोक्यो ओलंपिक में भी 53 किलोग्राम में खेली थी, लेकिन ओलंपिक क्वालिफिकेशन के समय 53 किलोग्राम ग्रुप में अंतिम चरण में जीत मिली और विनेश ने ओलंपिक मेडल के अपने सपने पर एक आखिरी दांव लगाने के लिए 50 किलोग्राम वर्ग वाले ग्रुप में खेलना तय किया। इस ग्रुप में अनसीडेड खिलाड़ी होने के चलते पहले ही राउंड में गोल्ड मेडलिस्ट से खेलना पड़ा। इस नई वेट कैटेगरी में मुकाबले के लिए वजन कम करना बड़ी चुनौती रहा उनके लिए। इसका एक मतलब यह भी था कि कम वेट कैटेगरी में आकर अब वे खुद से कहीं ज्यादा तेज और फुर्तीले खिलाड़ियों से खेल रही थीं। साक्षी मलिक, जो भारत की एकमात्र ओलंपिक पदक विजेता महिला पहलवान हैं और विनेश की अखाड़ों से लेकर आंदोलन तक की साझेदार हैं, उन्होंने बताया कि उन्होंने देखा है कि कैसे विनेश अपना वजन बराबर रखने के लिए भूखे रहकर पूरा पूरा दिन खेलती हैं। विनेश के पहले मैच के बाद स्टूडियो में साक्षी कह रही थी अपनी कमेंट्री में कि ओलंपिक में मैच वाले दिन आपका वजन देखा जाता है कि वो वेट कैटेगरी के अंदर है या नहीं, कुछ खा नहीं सकते, पानी तक भी नाप तौल कर पीना पड़ता है। विनेश वजन बरकरार रखने के लिए कल पूरा दिन तकरीबन भूखे पेट खेलती रही होगी। फिर भी उसने एक दिन में 3 मुकाबले जीते, एक के बाद एक चैंपियन खिलाड़ियों को हराया। विनेश ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिया। हमने इसके बारे में और पता करने की कोशिश की। इस संदर्भ में ESPN पर 2021 का एक लेख मिला, खेल पत्रकार जोनाथन सेल्वाराज का। सेल्वाराज खेलों पर बेहतरीन लिखते हैं, आप पढ़ा कीजिए। सेल्वाराज ने यह लेख तब लिखा था जब कजाकिस्तान में एशियाई कुश्ती प्रतियोगिता हो रही थी। 15 अप्रैल को अंशु मलिक ने अपनी दोस्त और पहलवान सोनम मलिक के जन्मदिन पर छोटा सा केक मंगाया और पार्टी में 20 पहलवान और कई सारे कोच बुलाए गए। कोच के अलावा खिलाड़ियों में से किसी ने केक को हाथ तक नहीं लगाया। सोनम का जन्मदिन था, उसने छोटा सा कतरा खा लिया। कुश्ती में खिलाड़ियों का वजन कम करना आम बात है। नीचे के भार वर्ग में लड़ने के लिए खिलाड़ी 10% तक अपना वजन घटाते हैं। प्रतियोगिता से पहले वजन घटाना किसी यातना से कम नहीं। 1-1 ग्राम घटाने के लिए खिलाड़ी संघर्ष करते हैं ताकि प्रतियोगिता के समय वजन ज्यादा ना हो। इस प्रक्रिया में वे तरल पदार्थ कम लेते हैं, लेकिन केवल वजन कम कर लेने से जीत का रास्ता नहीं बनता। वजन कम करके आप केवल किसी खास श्रेणी में प्रवेश पा सकते हैं। इसे बरकरार रखना सिर्फ कुश्ती लड़ पाने की कीमत है जो खिलाड़ी चुकाते हैं। हर मैच के बाद उन्हें वजन घटाना होता है। जिस खिलाड़ी का फैट प्रतिशत पहले ही कम है और जिनमें लीन मांस की मात्रा ज्यादा है, उनके लिए वजन कम करना मुश्किल होता है। पहलवान रवि दहिया का इस लेख में बयान है कि हम लोग चॉकलेट इत्यादि बंद कर देते हैं, रूटीन खाना भी नहीं खाते हैं तो वजन बढ़ने लगता है। हर व्यक्ति का वजन उसके शरीर की लंबाई के अनुसार होता है। सारा खेल वजन का होता है। हर व्यक्ति का उसके शरीर की लंबाई के अनुसार एक उपयुक्त वजन होता है। ओलंपिक पहलवानों के फिजियोथेरेपिस्ट रहे डॉक्टर मुनीश कुमार कहते हैं, सब वजन का ही तो खेल है। कम वजन वाले भार वर्ग में स्पर्धा करना और भी ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि वजन का बहुत कम होना भी हानिकारक सिद्ध होता है। कम वजन वाला खिलाड़ी आसानी से गिराया जा सकता है। डॉक्टर मुनीश कुमार ने इस लेख में बताया है, कुछ रूसी पहलवान 57 किलो भार वर्ग के लिए क्वालिफाई करते हैं, फिर कुश्ती लड़ने तक अपना वजन 64-65 किलो तक बढ़ा लेते हैं। विनेश फोगाट के साथ जो भी हुआ वह खेल के बाद हुआ, जीत के बाद हुआ। 100 ग्राम वजन के कारण वह पदक से दूर रह गई। यह किसी को यकीन नहीं होगा, मगर इसे ही यकीन करना पड़ेगा। जिन लोगों ने भी 6 मिनट का वह मैच देखा है,
उनके लिए किसी सपने से कम नहीं। विनेश ने उस पहलवान को पछाड़ा जिसे 82 मुकाबलों में कोई नहीं हरा सका। यह कोई साधारण बात नहीं। ESPN पर खेल पत्रकार शारदा उग्रा के लेख से विनेश की जीत और हासिल को आप समझ सकते हैं। शारदा उग्रा लिखती हैं कि विनेश आग, बर्फ और अडिग विश्वास की योद्धा हैं। वो बात वैसे ही कायम रहेगी, मेडल मिले या ना मिले। विनेश ने सबको याद दिला दिया कि जो उनके पक्ष में खड़े रहे या जो उन्हें कुचलने की कोशिश करते रहे, दोनों को पता होना चाहिए कि पदक का रंग चाहे जो हो, वो चुपचाप नहीं जाएंगी। विनेश के संघर्ष को समझना है तो उग्रा का पूरा लेख ESPN की वेबसाइट पर पढ़िए। इसमें शारदा उग्रा लिखती हैं कि कैसे पहलवानों के फोगाट परिवार की सबसे हुनरमंद पहलवान विनेश के लिए अब तक ओलंपिक्स एक मुश्किल सफर रहा है। हमने विनेश को कितनी बार एक अलग रूप में देखा। कभी रियो 2016 में घुटने के ACL फटने से दर्द और दुख से आहत स्ट्रेचर पर ले जाती हुई, टोक्यो 2021 में परास्त होने के बाद हताश बैठी हुई, 2017 के कंकशन यानी दिमाग को हल्की चोट और कोविड से लड़ती रही, बिना फिजियो वजन कम करने की चुनौती से जूझती रहीं, शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक रूप से परास्त होती रहीं, इस खेल को अलविदा कहने के बारे में सोचती रहीं। वो जब पेरिस पहुंचती हैं तो एक नई विनेश में बदल जाती हैं। सब ने पेरिस में एक अलग ही विनेश को देखा। ये वो खिलाड़ी नहीं थी जिन्हें पिछले 18 महीनों में या पूरे खेल कैरियर में देखा गया। जब वे लड़ने के लिए रिंग में उतरी तो यह जाहिर था कि उन्होंने ओलंपिक्स में अपना स्थान बनाए रखने के लिए कितनी कुर्बानियां दे दी हैं, कितना त्याग कर चुकी हैं। यह भी विनेश का एक और सफर है जिसे कोई स्वीकार नहीं करेगा, लेकिन नियमों के तहत तो करना पड़ जाएगा। विनेश ने अपने वजन को नियंत्रित रखने के लिए कितनी मेहनत की होगी हम और आप नहीं समझ सकते। कितना पानी पीना है यह भी सोचकर संभल कर पिया होगा। इसलिए हम सुना कर रहेंगे विनेश की उस जीत की कहानी जो 100 ग्राम के कारण छिन गई। क्या आपको पता है जियो सिनेमा पर उनके मैच की कमेंट्री कौन कर रही थी? साक्षी मलिक। हिंदी में उनकी कमेंट्री गौर से सुन रहा था मैं अकेला नहीं, बल्कि जिस समय विनेश फोगाट का मैच चल रहा था उस समय लाखों करोड़ों हिंदुस्तानी इसे लाइव देख रहे थे। विनेश को देख रहे होंगे, साक्षी को सुन रहे होंगे। इतने सारे लोग विनेश के लिए दुआ कर रहे थे, उसके साथ खड़े थे। साक्षी मलिक अपनी कमेंट्री में कहती हैं, विनेश ने इतिहास रच दिया, जापानी पहलवान से जीत गई हैं। विनेश ने पिछली बार की ओलंपिक चैंपियन, 4-5 बार की वर्ल्ड चैंपियन को हराया है विनेश ने। यह बहुत बड़ी बात है हमारे लिए, पूरे देश के लिए खुशी का मौका है। जापान को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी सासाकी हारेंगी, पर हमारी विनेश जो है नामुमकिन को मुमकिन कर सकती है। पूरे देश की तरफ से इस देश की बेटी को बधाई जो अपना तीसरा ओलंपिक खेल रही है। कहते हैं 100 सुनार की एक लुहार की, 100 सुनार की एक लुहार की। पूरे देश की तरफ से इस देश की बेटी को बधाई। किस देश की? जिसके हुक्मरान और थर्ड क्लास टीवी चैनलों के सुंदर सुंदर एंकरों ने क्या क्या नहीं कहा। साक्षी मलिक की कमेंट्री में क्या ये पंक्तियां यूं ही आ गई होंगी जैसे कि हमारी विनेश जो हैं, कहती हैं वो, हमारी विनेश जो है हमारी नामुमकिन को मुमकिन कर सकती है। हमारी विनेश नामुमकिन को मुमकिन कर सकती है। और 100 सुनार की और एक लोहार की। लोहार का यह हथौड़ा किसके लिए रहा होगा, किस पर पड़ा? इसलिए विनेश की जीत की कहानी सुनाई जानी चाहिए। सोमवार को जब 50 किलोग्राम वेट कैटेगरी के ड्रॉ खुले और विनेश का पहला मुकाबला जापान की यूई सुसाकी से होना तय हुआ, खेल के जानकार कहने लगे सुसाकी से विनेश तो क्या, किसी का भी जीतना नामुमकिन है। 4 बार की विश्व विजेता जापान की यूई सुसाकी कुश्ती की दुनिया में मिथक बन चुकी हैं। वे अपराजेय मानी जाती हैं। 10 साल के लंबे अपने करियर में कभी कोई मैच नहीं हारी। इस ओलंपिक से पहले तक उनका जीत हार का रिकॉर्ड 82 बनाम 0 का रहा। पिछले टोक्यो ओलंपिक में उन्होंने पूरी प्रतियोगिता में विपक्षी को बिना एक भी पॉइंट दिए गोल्ड पर कब्जा जमाया था। सुसाकी का गोल्ड जितना तय माना गया और कुश्ती में फाइनल में पहुंचे खिलाड़ी से पिछले राउंड में हारे प्रतिद्वंदियों को रेपेचेज में कांस्य के लिए मुकाबले का मौका मिलता है। कहा जाने लगा कि विनेश के लिए अब मुकाबला
कांस्य जीतने का है। विनेश ने यूई सुसाकी को हरा दिया। विनेश रक्षात्मक तरीके से खेलने लगी, उन्हें चेतावनियां मिल रही थीं, लेकिन आखिरी 10 सेकंड में विनेश ने चमत्कार किया, रणनीति बदली और बहुत तेजी से सुसाकी की तरफ बढ़ गईं। मैच के अंतिम पलों में उनके इस टेकडाउन से सुसाकी हड़बड़ा गईं और इस अचानक हुए आक्रमण को संभाल नहीं पाई। जो खिलाड़ी 82 मैच से एक भी मैच नहीं हारी थी, उस सुसाकी को विनेश ने हराया। इसके बाद कुछ ही घंटों में विनेश ने 2 और मुकाबले जीते। क्वार्टर फाइनल में यूरोपियन चैंपियन यूक्रेन की ओक्साना लिवाच को 7-5 से हराया और सेमीफाइनल में पैन अमेरिकन चैंपियन क्यूबा की गुजमान लोपेजी को 5-0 से। विनेश ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिया। यह वो कहानी है जिसे कोई भी फुटनोट में नहीं रख सकता। विनेश के साथ ऐसा टोक्यो ओलंपिक में भी हुआ। टोक्यो में हार के बाद उन्हें क्या क्या नहीं कहा गया, तब विनेश के एक जवाब ने सबको चुप करा दिया। विनेश ने कहा, जब वे मुकाबले के पहले अपना वजन कम करने के लिए जूझ रही थीं, तब उनके साथ कोई विशेषज्ञ फिजियो नहीं था। विनेश को तब सिस्टम ने हराया। यही अगस्त का महीना था और साल था 2021। विनेश ने टोक्यो से लौटकर इंडियन एक्सप्रेस में एक लेख लिखा और जिस दिन यह लेख छपा, तारीख थी 15 अगस्त 2021। मैं वजन घटा रही थी। वहां मैं खुद ही अपनी फिजियो थी और खुद ही पहलवान। मुझे शूटिंग टीम के फिजियो की सेवाएं लेने को कहा गया। वो मेरे शरीर की जरूरत कैसे समझती। हर खेल की बड़ी खास जरूरत होती है, वो मेरी मदद नहीं कर पाई। मैंने मुकाबले के पिछले दिन से कुछ नहीं खाया था। मैंने कुछ पोषक ड्रिंक पिया, लेकिन बेचैनी बढ़ती गई। सुबह उठने पर उल्टी जैसा लगने लगा, लेकिन उल्टी भी नहीं हुई। मैं दर्द में थी, मेरे शरीर में कुछ नहीं बचा था। आखिर उल्टी हो गई। स्टेडियम जाते हुए बस में से मैंने अपनी फिजियो पूर्णिमा को फोन किया। पहले बाउट के बाद मैंने एक सॉल्ट कैप्सूल ली, लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ। एक और, उसका भी असर नहीं हुआ। मैं कुछ खा नहीं सकती थी क्योंकि मुझे उल्टी हो जाती। इस लेख के आखिर में विनेश ने लिखा, मैं नहीं जानती कि अब मैट पर कब लौटूंगी। लगता है टूटी टांग के साथ ही ठीक थी। मुझे कुछ ठीक करना था। अब मेरा शरीर तो टूटा हुआ नहीं है, लेकिन मैं पूरी तरह टूट चुकी हूं। वहां से यह खिलाड़ी उठकर आती है, जंतर मंतर पर धरने पर बैठती है और पेरिस में परचम लहरा देती है, विश्व विजेता खिलाड़ी को हरा देती है। इसकी हार और हताशा भी जीत और उत्साह से कहीं ज्यादा बड़ी है। संघर्ष और हताशा के उन पलों में विनेश का खुद से कुश्ती लड़ना उसे एक मिथक और गाथा में बदल रहा है। विनेश की कहानी एक विजेता की कहानी थी, है और रहेगी। टोक्यो ओलंपिक से 1 साल पहले विनेश को कोविड हो गया। उसके बाद से उनका शरीर प्रोटीन नहीं पचा पा रहा था। यही नहीं, जब वे एशियन चैंपियनशिप के बाद कजाकिस्तान से लौटी तो फिर से कोविड हो गया। विनेश ने तब बताया कि जब 2019 में उन्होंने अपनी वेट कैटेगरी बदली, वो डिप्रेशन में चली गई। 3 महीने तक डिप्रेशन में रही। स्पेन में थी, नींद नहीं आती थी, कई कई दिनों तक जागती रही। आप उस लेख को पढ़िए, कलेजा हाथ में आ जाएगा। हम उस खिलाड़ी की बात कर रहे हैं। उस खिलाड़ी के साथ आज नियति ने फिर से क्रूरता की है। राजनीति ने विनेश के साथ क्या क्या किया होगा, यह भी पूछ लीजिए, बताऊंगा भी। 6 अगस्त की रात सेमीफाइनल में विनेश की जीत के बाद से ट्विटर पर और सोशल मीडिया पर हर जगह चलने लगा, प्रधानमंत्री मोदी अब फोन करेंगे या नहीं, बधाई देंगे या नहीं। उन्होंने फोन नहीं किया, ना बधाई दी। लेकिन जब खबर आ गई कि विनेश का पदक छिन गया, 100 ग्राम के कारण वो अयोग्य हो गई, तब प्रधानमंत्री का ट्वीट जरूर आया। प्रधानमंत्री अंग्रेजी में लिखते हैं, Vinesh, you are a champion among champions. You are India's pride and inspiration for each and every Indian. Today's setback hurts. I wish words could express the senses of despair that I am experiencing. At the same time, I know that you epitomize resilience. It has always been your nature to take challenges head on. Come back stronger. We are all rooting for you. बहुत अच्छी अंग्रेजी है। प्रधानमंत्री ने जब जीत के कई घंटों तक कोई ट्वीट नहीं किया, तो अयोग्य ठहराने के तुरंत बाद भी उन्हें ट्वीट करने से बचना चाहिए था। इससे उनकी सहानुभूति पर भी संदेह हो जाता है और यह सवाल बड़ा हो जाता है कि जब आपने इस वक्त ट्वीट किया, तब आपने जीत के तुरंत बाद क्यों नहीं किया, कई घंटों तक क्यों नहीं किया। जनता सवाल पूछती रहेगी। विनेश की हार और उसकी जीत दोनों के साथ राजनीति और ट्रोल किया जाना इतना जुड़ा हुआ है कि आप अलग नहीं कर सकते। मैंने कई लोगों के मैसेज पढ़े। कई बार लोग व्यंग्य अच्छा कर रहे थे और कई बार व्यंग्य की सीमा पार कर रहे थे। फोन करने को लेकर प्रधानमंत्री का मजाक उड़ाने लगे। आप माने या ना माने, प्रधानमंत्री ने पदक छिन जाने और अयोग्य घोषित होने के बाद
साफ साफ लिखा कि वे निराशा का अनुभव कर रहे हैं। जीत के तुरंत बाद या कुछ घंटे के बाद प्रधानमंत्री का ट्वीट आ जाता तो पता चल सकता था कि वे आशा का भी कितना अनुभव कर रहे हैं। नियति ने प्रधानमंत्री मोदी को इस उलझन से मुक्ति दे दी, फोन करने या ना करने की उलझन से, मगर राजनीति ने मुक्ति नहीं दी। विनेश और प्रधानमंत्री मोदी की राजनीति को कोई अलग नहीं कर सकता। विनेश से पदक छीन सकता है, मगर उससे उसका खेल और उसकी राजनीति कोई अलग नहीं कर सकता। विनेश की जीत इतनी मामूली नहीं कि सारी खुशी इसी पर आकर टिक जाए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसे फोन करते हैं या नहीं। हो सकता है प्रधानमंत्री मोदी फोन भी कर देते, लेकिन क्या वो विनेश की जीत की खुशी में शामिल हो पाते? विनेश की इस जीत ने 240 सांसदों के नेता और लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी को पूरे देश में अकेला कर दिया था। सेमीफाइनल में जीत के बाद वे उस गोदी मीडिया में भी हाशिए पर नजर आने लगे, जिसे लगाकर विनेश फोगाट और साक्षी मलिक, बजरंग पूनिया को क्या क्या नहीं कहलवाया गया। इन खिलाड़ियों को छोटा करने के लिए, इनकी हैसियत बताने के लिए टैक्स पेयर के पैसे का हिसाब किया जाने लगा। लेकिन टैक्स के पैसे के सबसे बड़े मालिक प्रधानमंत्री मोदी अपने वित्त मंत्री और राजकोष का बही खाता लेकर क्या पेरिस चले जाते? और चले भी जाते और कहते कि विनेश, तुम्हारी जीत में हम भी शामिल हैं, टैक्स पेयर का पैसा भी शामिल है, तब भी कोई यकीन नहीं करता कि इस जीत में प्रधानमंत्री मोदी शामिल हैं। इसलिए उनका विनेश को फोन करना या नहीं करना कोई मायने नहीं रखता। जैसे ही अयोग्य ठहराने की खबर आई, प्रधानमंत्री मोदी का ट्वीट तो आया। दरअसल आप उनकी उदारता को हमेशा कम आंकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की राजनीतिक उदारता बहुत बड़ी है। वे दूसरे दलों के भ्रष्ट नेताओं को लाकर सरकार चला सकते हैं, बचा लेते हैं। जिस नीतीश कुमार के डीएनए की बात करते थे, उन्हीं से हाथ मिला सकते हैं, क्योंकि सरकार चलानी। नेताओं को जेल भेज सकते हैं। जिस कांग्रेस को भ्रष्ट कहते हैं, परिवारवादी कहते हैं, उसी से दर्जनों नेताओं को अपनी पार्टी में लाते हैं, मंत्री बना देते हैं। तो आप उनकी उदारता और हृदय की विशालता के रेंज को कम नहीं कर सकते। प्रधानमंत्री मोदी का हृदय इतना विशाल और उदार है कि अब उनकी सरकार एक ऐसे ब्रॉडकास्ट बिल का ड्राफ्ट तैयार कर चुकी है जो हम जैसे यूट्यूबर का गला घोंट देगी और ऐसी हालत कर देगी कि चैनल को खुद ही बंद कर देना पड़ेगा। जो प्रधानमंत्री पत्रकारों की आवाज बंद करने का दिल रखते हों, वो विनेश फोगाट को फोन क्यों नहीं करते? एक हेलो बोलने का दिखावा तो कर ही सकते थे। इसका मतलब है आप उन्हें और उनकी राजनीति को ठीक से नहीं जानते। आप उस परमात्मा को भी नहीं जानते जिसने उन्हें बृजभूषण की रक्षा करने के लिए धरती पर भेजा, बाप का टिकट काट कर उनके बेटे को सांसद बनाने के लिए भेजा। क्या वो परमात्मा प्रधानमंत्री से फोन नहीं करा सकता था? आप परमात्मा को भी ठीक से नहीं जानते। भारत में दो प्रधानमंत्री हैं, एक प्रधानमंत्री मोदी और दूसरा उनका परमात्मा। उनके लिए विनेश को फोन करना या नहीं करना कोई बड़ी बात नहीं। नियति ने मौका नहीं दिया, वरना वे फोन जरूर करते, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। बस जीत के तुरंत बाद ट्वीट नहीं आया, जैसे बाकी खिलाड़ियों के समय उनका ट्वीट आ जाता था। मामला विनेश का था, इसलिए उसके योग्य और अयोग्य ठहराए जाने के सारे निर्णयों की प्रतीक्षा की जा रही होगी। प्रधानमंत्री ने इस मामले में संयम का अद्भुत परिचय देकर यथोचित व्यवहार का ज्वलंत उदाहरण प्रस्तुत किया है। और विनेश, ये तो मेरे ही परिवार की है। क्या बेटा, बहुत गुस्सा आ गया। क्या यह सब दिखावा नहीं था? दिखावा ही तो था, या आगे चलकर दिखावा ही तो साबित हुआ जब टोक्यो ओलंपिक के बाद खिलाड़ियों को घर बुलाकर उनसे ऐसे तू तड़ाक की गई जैसे सुबह सुबह उन्हें कोचिंग देने भी प्रधानमंत्री जाते हैं। खिलाड़ियों के साथ रोज का नाता है। किसे पता था टीवी पर दिखाई गई ये नजदीकियां उस दिन कबाड़ में बदल जाएगी जब विनेश और साक्षी मलिक उन्हीं की पार्टी के सांसद के खिलाफ पुकार रही होंगी और मोदी जी चुप हो जाएंगे। दिसंबर 2023 में बृजभूषण सिंह ने कुश्ती संघ के चुनाव में कहा था, दबदबा था, दबदबा रहेगा। वो हारने से कभी चिंता नहीं करता है। हार एक्सेप्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगता है सर मेरे को। वैसे बृजभूषण सिंह की यह बात भी सही है। इनके जैसे लोगों का इलाके में बहुत दबदबा होता है और उसे कभी भी हल्के में मत लीजिएगा। और यह बात मैं कभी मजाक में नहीं कहता। भारत इसी तरह के दबदबे वाले और प्रभावशाली लोगों का द्वीप समूह है, जो थाने से लेकर अदालत, सचिवालय से लेकर मंत्रालय और 5 स्टार होटल की लॉबी में बढ़िया नफीस अंग्रेजी बोलते मिल जाते हैं। उत्साह में महान बृजभूषण के दबदबे को नकारना नहीं चाहिए था, मगर कई लोग बृजभूषण सिंह का भी मजाक उड़ाने लगे। हर इलाके में आपको बृजभूषण महान जैसों का दबदबा नजर आएगा।
एक आम नागरिक किस हद तक दीनहीन बना दिया जाता है, कभी इनके जैसों की गाड़ियों के काफिले को ठहर कर देखिएगा। नजदीक मत जाइएगा, सांप सूंघ जाएगा, हलक से पानी नहीं उतरेगा। मुझे अफसोस है बृजभूषण को पद्म भूषण नहीं दिया गया। उन्हें हमेशा विश्वास रहा है कि अदालत से बरी हो जाएंगे। मुझे ऐसे लोगों की जीत पर कभी संदेह नहीं होता, क्योंकि मैं भारत में रहता हूं और उसके एक जिले से आता हूं, जिले के हीरो को अच्छी तरह से जानता हूं। बृजभूषण का दबदबा ही तो था कि उनके आगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आवाज दब गई। वे महिला पहलवानों के लिए नहीं बोल पाए। बस दबदबे वाले लोगों के देश में विनेश की आवाज दब नहीं पाई। जरूर परमात्मा 6 अगस्त की शाम प्रधानमंत्री निवास से निकलकर पार्ट टाइम करने पार्टी ऑफिस गया होगा। तभी विनेश ने मौका देखकर पेरिस में जीत का परचम लहरा दिया। परमात्मा लौट आया, तभी विनेश के अयोग्य ठहराते ही प्रधानमंत्री का ट्वीट आ गया। उसकी जीत जंतर मंतर पर हुई, जहां वह धरने के दिनों में कुश्ती का अभ्यास किया करती थी। अपनी जीत से विनेश ने जंतर मंतर का एक फ्रेंच नाम शां दे मार्क्स भी रख दिया। यहीं पर उसने जापान की अपराजेय कुश्ती खिलाड़ी को हराकर फाइनल में जगह बनाई थी। विनेश को जंतर मंतर पर भी हार मिली और पेरिस में भी जीतकर हार गई। लेकिन इन 18 महीनों में वह सत्ता और उसकी गुलाम मीडिया से पटक दिए जाने के बाद भी खेलों के लिए अभ्यास करने खड़ी होती रही। विनेश फोगाट की जीत केवल 50 किलोग्राम की कुश्ती में नहीं हुई। उसकी जीत बृजभूषण सिंह जैसे हैवीवेट के वर्ग में हुई होगी, जिनके आगे एक पार्टी और एक प्रधानमंत्री तक झुक जाते हैं। उस पुलिस के खिलाफ भी विनेश जीत गई, जिसने उसे मौका पाकर जंतर मंतर पर पटक दिया था। विनेश तब भी खड़ी हो गई। विनेश ने एक जीत के साथ 1000 अहंकारों की मूर्तियां तोड़ दी। विनेश फोगाट को अब कोई पदक नहीं मिलेगा। 100 ग्राम वजन के कारण वह पदक से दूर चली गई। मनु भाकर और विनेश फोगाट की जीत ने किसान आंदोलन और पहलवानों के आंदोलन की स्मृतियों को ताजा कर दिया। पिछले 1 साल में जो जो हुआ, लोग उसे निकालकर बताने तो लगे। इन खिलाड़ियों को इतना हताश कर दिया गया कि गंगा के तट पर चली गई अपना पदक प्रवाहित करने। प्रेस क्लब चली गई, जहां ओलंपिक चैंपियन साक्षी मलिक ने संन्यास का ऐलान कर दिया। मेज पर अपने जूते रख दिए। विनेश वहां भी थी और रोती रही। विनेश ने जब रिंग में जापान की खिलाड़ी यूई सोसाकी को दबोचा, तो उस वक्त कमेंट्री बॉक्स में साक्षी मलिक थी। जियो सिनेमा के लिए हिंदी में साक्षी मलिक कमेंट्री कर रही थी। उस क्षण प्रेस क्लब का सारा मंजर आंखों के सामने घूम गया। साक्षी मलिक की कमेंट्री चल रही थी और विनेश का दांव। दुख होता है इस बात का कि हम इतनी लड़ाई लड़के भी हम कोई सुधार नहीं कर पाए हमारी रेसलिंग में। आने वाले बच्चों के भविष्य के लिए जो हम लड़ाई लड़ रहे थे, उसमें हम कामयाब नहीं हो पाए। हमें नहीं पता हमारे देश में न्याय कैसे मिलता है। सड़क से लेके रेसलिंग मैच से लेके बंद कमरों से लेके हमने हर किसी को अपनी बात बताई है। ऐसा नहीं है कि हम सीधा सड़क के ऊपर आ गए। हमने हर तरीके से कोशिश की है। जो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री है, हमने उनको क्लियरली बताया है कि ऐसे ऐसे हो रहा है, प्लीज आप कुछ करिए। मुमकिन है आज भी विनेश फोगाट का मजाक उड़ाया जाएगा। उसके साथ तब कौन सा देश खड़ा हो गया था जब वो जंतर मंतर पर बैठी थी? क्या प्रधानमंत्री मोदी मिलने चले गए थे? इन खिलाड़ियों का यहाँ हफ्तों धरने पर बैठना। सर्दी के वे दिन थे 18 जनवरी 2023। साक्षी मलिक, विनेश फोगाट, बजरंग पूनिया और अन्य खिलाड़ी, कोच सब धरने पर बैठ गए। खेल मंत्री से मुलाकात के बाद जनवरी का धरना समाप्त हुआ। लेकिन जैसे ही अप्रैल में कुश्ती संघ के चुनाव का ऐलान हुआ, खिलाड़ी फिर से जंतर मंतर आ गए। दिन था 23 अप्रैल 2023। विनेश एशियाई खेलों और विश्व चैंपियनशिप की ट्रेनिंग के लिए स्वीडन जा रही थी। तभी कुश्ती संघ के चुनाव का ऐलान हुआ। विनेश ने अपना प्लान बदल दिया, धरने पर बैठ गई। जिस दिन भारत की नई संसद का उद्घाटन हो रहा था, सेंगोल के नाम पर गोदी मीडिया देश को गोल गोल घुमा रहा था, उसी दिन विनेश, साक्षी, बजरंग को पुलिस हिरासत में ले गई और संसद तक मार्च करने से रोक दिया गया। 2 दिनों के बाद ये खिलाड़ी हरिद्वार गए गंगा में पदक प्रवाहित करने। मई का पूरा महीना प्रचंड गर्मी में धरना देते हुए बीता। इनके धरने में जाने वालों में प्रियंका गांधी थीं। राहुल गांधी ने जीत की खबर आते ही ट्वीट किया, एक दिन में दुनिया की 3 धुरंधर पहलवानों को हराने के बाद आज विनेश के साथ साथ पूरा देश भावुक है।
जिन्होंने भी विनेश और उसके साथियों के संघर्ष को झुटलाया, उनकी नीयत और काबिलियत तक पर प्रश्न चिन्ह खड़े किए, उन सभी को जवाब मिल चुका है। आज भारत की बहादुर बेटी के सामने सत्ता का वो पूरा तंत्र धाराशायी पड़ा था जिसने उसे खून के आंसू रुलाए थे। चैंपियंस की यही पहचान है, वो अपना जवाब मैदान से देते हैं। बहुत शुभकामनाएं विनेश। पेरिस में आपकी सफलता की गूंज दिल्ली तक साफ सुनाई दे रही है। प्रधानमंत्री मोदी का ट्वीट उस समय आया जब विनेश फोगाट के अयोग्य हो जाने की खबर आई। राहुल गांधी का पहला ट्वीट उस समय आया जब विनेश फोगाट की जीत की खबर आई। अयोग्य होने के बाद राहुल गांधी का एक और ट्वीट आया। राहुल लिखते हैं, विश्व विजेता पहलवानों को हराकर फाइनल में पहुंची भारत की शान विनेश फोगाट का तकनीकी आधार पर अयोग्य घोषित किया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। हमें पूरी उम्मीद है कि भारतीय ओलंपिक संघ इस निर्णय को मजबूती से चैलेंज कर देश की बेटी को न्याय दिलाएगा। विनेश हिम्मत हारने वालों में से नहीं है। हमें पूरा भरोसा है कि वह अखाड़े में है और अधिक मजबूती से वापसी करेगी। आपने हमेशा देश को गौरवान्वित किया है विनेश। आज भी पूरा देश आपकी ताकत बनकर आपके साथ खड़ा है। विनेश फोगाट के पास अब पदक नहीं है। जरूर कुछ समय के लिए यह खबर जीत के उन महान दृश्यों पर कोहरे की तरह छाई रहेगी, लेकिन यह खिलाड़ी हर उस नागरिक का पीछा करेगी जो घर बैठे ओलंपिक में पदक जीतने का सपना देखता है और तब भूल जाता है जब वही खिलाड़ी अपने हक के लिए आवाज़ उठाती है। इस वीडियो को बनाने और अपलोड करने तक विनेश अस्पताल में थी। 100 ग्राम वजन कम करने के लिए उसके जिस्म ने कितना सदमा झेला, इसकी कल्पना हमारे आपके बस की बात नहीं। विनेश फोगाट को बहुत सारा प्यार। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।